बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है उसका टाइटल एक्चुअली है ट्रांसजेनिक प्लांट। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में डिस्कस किया था और चंद एक बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस किया था। बच्चे, आज के लेक्चर के अंदर हम उन्हीं बेनिफिट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे कि ट्रांसजेनिक प्लांट से हम कौन कौन से फ़ायदे हैं या कौन कौन सी प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ट्रांसजेनिक प्लांट का पता होना चाहिए कि ट्रांसजेनिक प्लांट होते क्या हैं। बच्चे, हमने एक्सप्लेन किया था अ प्लांट हैविंग फोरिजन डीएनए, ऐसा प्लांट जिसके पास कोई बैरूनी डीएनए मौजूद होगा तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे। हम प्लांट को ट्रांसजेनिक क्यों बनाते हैं? तो हमने कहा था कि हम इम्प्रूवमेंट के लिए, हम क्रॉप की जो प्रोडक्शन होती है उसको इंक्रीज करने के लिए या उसकी क्वालिटी को बेटर करने के लिए हम एक प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाते हैं ताकि जो बेनिफिशियल जीन्स होती हैं वह खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ और प्रॉपर जो अपने करैक्टर होते हैं वो दिखा सकें और हमारा जो इंडिविजुअल है, प्लांट है, व्हाट्सएवर जो भी है उसके अंदर बेहतर जो करैक्टरिस्टिक है वो अपेयर हो सके। तो बच्चे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा यील्ड इंप्रूवमेंट की। बच्चे, यील्ड कहते हैं पैदावार को, ठीक है। हम कोई भी फसल काश्त करते हैं तो एक सीज़न के बाद क्या है कि हम उससे यील्ड हासिल करते हैं, उसको सेल आउट करते हैं, हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है। तो इसी तरह यील्ड इंप्रूवमेंट ये किसकी वजह से हुई है? ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हुई है कि हमने जीन्स का हेर फेर किया है, हमने जीन्स को कट किया है, वहाँ ऐड किया है, ठीक है। ये जिस तरह हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमने बच्चे जीन्स को ऐड करते हुए बहुत सी प्रोडक्ट बना ली हैं, प्लांट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, बीज की क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो यील्ड होती है, पैदावार होती है, वो इम्प्रूव हो सके। अब बच्चे, मिसाल के तौर पर मैं एक जनरल से बीज को यूज़ करता हूँ 1 एकड़ के ऊपर, उससे प्रोडक्शन है वो 6 माह बाद कोई फ़र्ज़ करें 50 मन हो रही है। अगर मैं उसी जगह पे कोई अच्छा बीज यूज़ करूँगा जिसके अंदर जीन्स ऐड किए गए हैं या डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाया है, हाइब्रिड बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर हमने किसी दूसरे अच्छे करैक्टर वाले प्लांट के जीन्स है उसको ऐड किया है, तो बच्चे वही 6 माह बाद अगर मुझे उसी जगह से 100 मन पैदावार मिल जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ठीक इसी तरह साइंटिस्ट ने क्या किया है कि जीन्स को ऐड करते हुए हमारी जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। अब किन किन क्रॉप पे ज़्यादा काम हुआ है बच्चे? उनमें हमारे पास वीट आ जाती है, इसके अलावा राइस है, कॉर्न है। बच्चे, ये 3 मेजर क्रॉप्स होती हैं जिनको हम सोर्स ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो वीट है इसको हम स्टेपल फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर या इंडो पाक की मैं बात करूं तो यहाँ वीट को एज अ स्टेपल फूड यहाँ मोस्टली जो यूज़ करते हैं वीट को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप बंगाल वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ राइस को यूज़ किया जाता है एज अ स्टेपल फूड, वो लोग चावल बहुत खाते हैं। इसके अलावा ये जो कॉर्न होती है, ये यूरोपियन कंट्रीज सुना है कि वहाँ कॉर्न को ज़्यादा खाया जाता है एज अ स्टेपल फूड के तौर। हाँ, कुछ आयरिश के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ आपको पोटैटो को स्टेपल फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो मेनली अगर मैं बात करूँ तो ये 3 हमारे पास जो क्रॉप्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फूड के हवाले से। बच्चे, हुआ क्या कि हमने वीट के अंदर, राइस के अंदर, कॉर्न, इनके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लेके आए, हमने जीन्स को ऐड किया जिसकी वजह से इन तीनों फसलों की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इन तीनों की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1960 के अंदर, जिससे बच्चे हुआ क्या कि फसल या क्रॉप की अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो वो 3 गुना बढ़ गई थी। जहां मैं कहता हूं 25 मन हो रही थी वहां कितनी होगी? 75 मन। तो ये ग्रेट अचीवमेंट थी, ठीक है, ये उस वक्त की बात है। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं 2021 की मैं बात करूं तो बच्चे आज तो बायोटेक्नोलॉजी ने मज़ीद कामयाबियां हैं वो हासिल कर ली हैं। तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो 3 टाइम से बहुत ज़्यादा आगे चली गई है कि हम बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर एक स्पेसिफिक प्लेस से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है वो हासिल कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो 1960 के अंदर जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और उससे 3 गुना ज़्यादा हासिल की गई तो बच्चे वो ग्रेट अचीवमेंट थी, तो इसलिए उसको कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये था फसलों के हवाले से। इसके अलावा बच्चे जीन्स को ऐड किया गया या प्लांट के अंदर चेंज लाई गई, किसके अंदर? स्टोमेटा के अंदर। स्टोमेटा क्या होते हैं आपको पता है?
प्लांट की जो एपिडर्मस होती है, अगर अपर एपिडर्मस की बात करो उसके अंदर भी, लोअर एपिडर्मस के अंदर भी क्या होती है, किडनी शेप स्ट्रक्चर मौजूद होता है। किडनी शेप स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ये कुछ इस तरह का होता है बच्चे, उसे हम नाम देते हैं स्टोमेटा का। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है बच्चे, दो मेजर फंक्शन की मैं यहाँ बात करूंगा। एक फंक्शन इसका ये होता है कि इसने गैसेज एक्सचेंज करनी, क्या करनी, गैसेज एक्सचेंज करनी, और दूसरा फंक्शन ये होता है ट्रांसपायरेशन करना। ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, कि प्लांट की जो अपर पार्ट होते हैं वहां से पानी का बुखारात बन के निकलना, इसे हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन का। बच्चे स्टोमेटा के अंदर क्या चेंज की गई, स्टोमेटा के अंदर ये चेंज की गई कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करें, CO2 को क्या करें, ज़्यादा अपटेक करें। और अगर मैं कहूँ वाटर लॉस की बात करूँ तो ये क्या करें, कम से कम करें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा बच्चे, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक होगी उतनी ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, उतनी ही ज़्यादा जो शुगर है वो बनेगी, और उतनी ही ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ होगी, और उसकी प्रोडक्शन है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वाटर के कम इखराज का फायदा क्या है, क्योंकि वाटर प्लांट की बॉडी के अंदर होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा ना, ठीक है। दूसरा, अगर वाटर लॉस हो जाए तो प्लांट वैसे ही फ्लैसिड, यानी कि प्लांट के जो सेल होते हैं वैसे फ्लैसिड हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो इस तरह बच्चे इन दोनों के ऊपर काम किया गया ताकि पौधे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकें और कम से कम वाटर को वो लॉस कर सकें। इसके बाद रूबिस्को के बारे में बात करेंगे। रूबिस्को क्या है बच्चे, कुदरत के अंदर सबसे जो ज़्यादा इंजाइम पाया जाता है, द मोस्ट अबंडेंट इंजाइम इन नेचर इज कॉल्ड रूबिस्को, इज कॉल्ड रूबिस्को। इसका फंक्शन क्या है बच्चे, इसका काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन को भी फिक्स कर देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स कर देता है। अगर तो ये ऑक्सीजन को फिक्स करता है तो प्रोसेस कहलाता है फोटो रेस्पायरेशन। फोटो मतलब लाइट, रेस्पायरेशन हम कहते हैं ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को, क्या है, फोटो रेस्पायरेशन। तो बच्चे ऑक्सीजन को अगर वो फिक्स कर रहा है तो प्रोसेस होता है फोटो रेस्पायरेशन, कि लाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। सिंपल मैं मीनिंग बता देता हूँ। अगर बच्चे ये CO2 को फिक्स करता है तो प्रोसेस कहलाता है कैल्वन साइकिल। कैल्वन साइकिल जब चलेगा तो क्या बनेगा, तो बनेगी शुगर, तो बनती है शुगर, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। पौधे को फायदा किस चीज में है, शुगर के बनाने में। इसको मैं बता देता हूं, दोनों में एग्जाम्पल हम काउंट कर लेते हैं। यहां बच्चे क्या है कि पैसे को तोड़ा जा रहा है। मिसाल के तौर पर आपके पास 1000 का नोट था और आपने वो टुट्टे करवा लिए, चेंज करवा ली, सॉरी, ठीक है। तो वो जब चेंज होती है तो आपको पता है कि पैसे यूटिलाइज हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, और यहाँ पैसा बन रहा है, पैसा आ रहा है। तो फायदा किस में है, कैल्वन साइकिल में है। तो इसलिए रूबिस्को को के अंदर चेंज लाएगी ताकि वो ऑक्सीजन के साथ एंगेज ना हो सके। किसके साथ एंगेज हो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंगेज हो। ये किस तरह पॉसिबल था, ये किस तरह पॉसिबल था, तो उसके लिए बच्चे प्लांट को कन्वर्ट किया गया C3 से C4 के ऊपर, C3 से C4 के ऊपर। अच्छा बच्चे यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, कैल्वन साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पहली प्रोडक्ट बनती है वो 3 कार्बन की होती है, तो इसलिए हम उसको C3 साइकिल भी कहते हैं। बच्चे तो रूबिस्को को काबिल बनाने के लिए, ताकि वो CO2 के साथ ही बाइंड करे, उसी को यूटिलाइज करे, तो इसके लिए प्लांट की जो C3 साइकिल होता है उसको कन्वर्ट किया गया C4 साइकिल पे। थोड़ा नाम के हवाले से मैं बता दूं C3 और C4 क्यों कहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि कैल्वन साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कैल्वन साइकिल में जो पहली प्रोडक्ट हमारे पास बनती है वो 3 कार्बन कंपाउंड की होती है, तो इसलिए हम उसे C3 साइकिल कहते हैं। तो इसी तरह C4 किसे कहेंगे, इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो पहली प्रोडक्ट बनेगी वो 4 कार्बन की होगी। वो क्या होगी, 4 कार्बन की होगी। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि एक 500 का नोट है और एक 1000 का नोट है, फ़ायदा किस में है, 1000 के नोट में होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे पास वो चीज़ आ जाती है। अब ये करता किस तरह है, अब ये करता किस तरह है बच्चे, आपने कैल्वन साइकिल पढ़ा है और माशाल्लाह बड़ी डिटेल से पढ़ा है। उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारे पास एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है RUBP,
राइबोलोस बिसफॉस्फेट, ठीक है, ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है। ये CO2 के साथ मिलता है। ये 5 कार्बन है, ये क्या है, 5 कार्बन है, और C में 1 कार्बन है, तो क्या हो गया, टोटल 6 कार्बन हो गया। बच्चे इसकी जो फिक्सेशन होती है वो करता है रुबिस्को। वो कौन करता है, रुबिस्को करता है। तो हमारे पास एक टेम्परेरी 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है, और वो टूट के यानी कि 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बना देता है। समझ आ गई। तो इसको, जिसको हम 3PG फास्फोग्लिसरेट कहते हैं, ठीक है, ये आपने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे पास C3 साइकिल होता है। अब एक्चुअली होता क्या है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग या एक थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसमें ये होता है कि एक हमारे पास फास्फोइनोल पायरोवेट PEP, ये क्या करता है कि सिर्फ CO2 को ही फिक्स करता है। तो इन प्लांट के अंदर इस चीज़ को यूटिलाइज किया जाता है ताकि फास्फोइनोल पायरोवेट को यूज़ करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ही फिक्स किया जा सके, ठीक है। PEP के अंदर ये करैक्टर मौजूद नहीं है कि ये ऑक्सीजन को बाइंड करे या ऑक्सीजन को फिक्स करे। ये किसको फिक्स करता है, CO2 को फिक्स करता है। तो जब बच्चे CO2 को फिक्स कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि शुगर की सिंथेसिस है वो हो रही है। ये हमारे लिए फ़ायदे, यानी कि प्लांट के लिए ये फ़ायदे की बात है। तो इस तरह बच्चे क्या किया जाता है, जीन्स के अंदर चेंज ला के CO2 की जो फिक्सेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है ताकि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो, ज़्यादा शुगर बने, प्लांट की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो, हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो। इसके बाद बच्चे जहाँ ट्रांसजेनिक प्लांट को क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए बनाया गया है, वहाँ इसने ट्रांसजेनिक प्लांट को, इंसान को भी बहुत फ़ायदा दिया है। वो क्या है कि हमने डिफरेंट ह्यूमन प्रोडक्ट बनाई है, ह्यूमन प्रोडक्ट बनाई है। उसमें कौन कौन सी है, एंटीबॉडीज़ बना दी हैं, ठीक है, तो जो हमारे इम्यून सिस्टम को डिफेंड करेंगी, ठीक है, ताकि हम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं उनसे बच सकें। तो इसके ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर, ये जो इतने हमारे पास ये जो ब्लड डिसऑर्डर होते हैं जिसमें खून नहीं जमता, तो हम बच्चे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अंदर काफ़ी हद तक कामयाबी भी हुई है। हमें बहुत से प्रोटीन फैक्टर है वो बनाए भी हैं, ठीक है, जिस तरह हमने वो एक प्रोथ्रम्बिन फैक्टर 8 के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो बच्चे क्लॉटिंग फैक्टर को बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि हम ब्लड डिसऑर्डर होते हैं उनको काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हैं। कैंसर के अंदर भी हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट की है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे हमने हार्मोन प्रोड्यूस किए, बहुत ज़्यादा हार्मोन पैदा किए हैं, जिस तरह हमने ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिस्कस किया था। तो हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो भी किसके मरहून मिन्नत है, ट्रांसजेनिक प्लांट के मरहून मिन्नत है। इसके अलावा एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा, हमने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया है। किसकी मदद से, ट्रांसजेनिक प्लांट की मदद से। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका दूसरा नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का दूसरा नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ये बनता कहाँ है, बेसिकली बच्चे पॉलीहाइड्रोक्सी पॉली का मतलब है बहुत ज़्यादा, और ब्यूटारेट आई थिंक वो 4 के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये केमिस्ट्री के टर्म्स हैं, ठीक है। बच्चे इसमें होता क्या है कि एक माउस के अंदर ये जीन्स है वो मौजूद होती हैं जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बनाती हैं। हमने उस जीन्स को निकाला, हमने प्लांट के अंदर ऐड किया और उससे जो प्लास्टिक बनाया वो क्या था, बायोडिग्रेडेबल था। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब ये होता है कि उसकी डिकम्पोजिशन है वो आसानी से हो जाती है, ये टूट फूट जाता है। पहले अगर मैं अभी की भी बात करूं तो आपने देखा होगा कि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से पोल्यूशन भी ज़्यादा है। इसी तरह पॉलीथीन बैग है, आपने अक्सर देखा होगा शहर में जगह जगह क्या है कि पॉलीथीन बैग है, मेरे सामने भी पड़े हुए। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चे पॉलीथीन बैग हो गया और प्लास्टिक हो गया, इसके अंदर डिकम्पोज होने की क्वालिटी नहीं होती कि इसको अगर डिकम्पोज होना है, इसकी तोड़ फोड़ होनी है तो इसको मिलियंस ईयर्स चाहिए हैं, ठीक है। लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होगा वो आसानी के साथ क्या है कि ब्रेक हो जाएगा। ये जिस तरह अगर मैं अब से कुछ मत पहले की बात करूँ तो गवर्नमेंट ने वो कहा था कि ये पॉलीथीन बैग पे पाबंदी लगा दी थी, उसकी जगह क्या है कि कॉटन बैग इस्तेमाल होता था। कॉटन बैग का फ़ायदा ये होता है कि वो आसानी के साथ डिग्रेडेबल, अगर हम उसको गिरा भी देंगे तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, वो आसानी के साथ उनकी तोड़ फोड़ कर सकते हैं। तो बस इस तरह क्या होगा
कि हमारी जो पोल्यूशन होती है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और अगर पॉलीथीन बैग होगा तो ना बैक्टीरिया वहाँ काम कर सकेंगे, ना वहाँ ज़मीन है वो अपनी प्रॉपर करेक्टरिस्टिक है वो शो कर सकती हैं। तो इस तरह हम एक ज़मीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और दूसरा पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है वो बना रहे हैं, और ये किसके नतीजे में बना रहे हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट के नतीजे में बना रहे हैं। तो बच्चे आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोई नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।